नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संग्रह 6.2 का जो बेसिक पार्ट का आधा बचा हुआ है वो करने वाले हैं। सो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 6.2 का जो बेसिक पार्ट है वो। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक किया हुआ है। अब हम लोग ये देखते हैं कि जो इनकम टैक्स होती है वो किस तरीके से निकाली जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे कुछ नियम दिए गए हैं। क्या बोला गया है? करदाता की आयु के अनुसार आयकर प्रति वर्ष अर्थ संकल्प या बजट में निर्धारित की जाती है। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे, आय के आधार पर आयकर दर्शाने वाली तालिका नीचे दी गई है। ये है सारणी 1। मतलब यहाँ पे हमको 3 सारणी दिया गया, उसमें से पहली सारणी है 60 वर्ष की आयु तक के व्यक्ति का। तो इसका मतलब क्या हो गया? 18 साल से लेकर के अगर किसी की उम्र 60 साल तक है तो उसको किस तरीके से भरना पड़ेगा वो हमको यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे क्या लिखा गया है? कर योग्य आय में पायदान रुपयों में, प्राप्ति कर या इनकम टैक्स, शिक्षा उपकर, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर। तो कहने का क्या मतलब है? यहाँ पे सपोज करो कि कोई व्यक्ति है, अगर उसकी इनकम 2.5 लाख रुपए तक है तो उसको एक भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कर मुक्त है, कर मुक्त है, कर मुक्त है। इसका मतलब इसको इनकम टैक्स नहीं देना है। कब तक? जब तक उसकी इनकम 2.5 लाख रुपए तक है। और अगर किसी की जो इनकम है 2.5 लाख के ऊपर अगर 1 रुपया भी होता है, मतलब किसी की इनकम समझ लो 2,50,000 1 से 5 लाख रुपए तक का है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? कर योग्य आय में से 2.5 लाख की राशि घटाने के पश्चात बची हुई राशि पर, जैसे सपोज कर लो कि किसी की इनकम 4.5 लाख रुपया है, ठीक है, उसमें से 2.5 लाख रुपए तक का तो छूट है। यहाँ पे क्या करेंगे? 2.5 लाख रुपया माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 लाख रुपया। तो इसको क्या करना पड़ेगा? 2 लाख रुपए का 5% इसको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, मतलब आयकर भरना पड़ेगा। और जितना आयकर आएगा उसका 2% शिक्षा उपकर के लिए, और आयकर का मतलब इनकम टैक्स का 1% माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर के लिए भरना पड़ेगा। मतलब ये 3 राशि भरनी पड़ती है इनकम टैक्स के लिए। अगर किसी की इनकम 5 लाख से 1 रुपया भी ज्यादा होता है, मतलब 5 लाख 1 रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक का है, तो उसको 12,500 रुपया पहले भर लेना पड़ेगा। उसके बाद में क्या करना पड़ेगा? कर योग्य आय में से 5 लाख की राशि घटाने के बाद में जितनी भी उसकी इनकम रहेगी उसमें से 5 लाख रुपया माइनस करने के बाद में जितनी राशि बचती है उसमें उसको 20% इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। मतलब ये राशि और उसके बाद में जो ये दोनों का राशि का टोटल आ जाएगा उसका 2% जो है शिक्षा उपकर के लिए और उसका 1% जो है माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर के लिए भरना पड़ेगा। अब तीसरा पॉइंट क्या बोलता है? तीसरा पॉइंट है 10 लाख से अगर किसी की ज्यादा इनकम होती है तो उसको 1,12,500 रुपया ये तो भरना ही भरना पड़ेगा। जितना इसका इनकम रहेगा उसमें से 10 लाख की राशि को घटाने के बाद में जो राशि बचेगी उसमें उसको 30% इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। मतलब ये वाली राशि और 30% जो भी निकलेगा ये दोनों का टोटल करने के बाद में वो तो भरना ही है। उसके अलावा आयकर का 2%, मतलब ये दोनों राशियों का टोटल का 2% शिक्षा उपकर के लिए भरना पड़ेगा और ये दोनों का टोटल का 1% जो है माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर के लिए देना पड़ेगा। और क्या बोला गया? वार्षिक उत्पन्न 50 लाख रुपयों से 1 करोड़ रुपयों के बीच में होने वाले आयकर का 10% सरचार्ज और वार्षिक उत्पन्न 1 करोड़ रुपयों से अधिक होने वाले आयकर का 15% सरचार्ज देना पड़ता है। तो ये सारे उसके नियम थे। किसके लिए है ये? 18 से 60 साल के व्यक्तियों के लिए। अब यहाँ पे कृति में क्या बोला गया है? उपरोक्त सारणी 1 का निरीक्षण कीजिए और निम्नलिखित उदाहरणों के चौखट में योग्य संख्या लिखिए। मतलब यहाँ पे ये जो ब्रैकेट दिया गया, बॉक्स दिया गया, यहाँ पे हमको संख्या भरनी है। क्या दिया गया है? सबसे पहले उदाहरण देखते हैं। मेहता की वार्षिक आय 4.5 लाख रुपए है। उन्होंने अपने आय में से छूट मिलने वाली कोई भी बचत नहीं की हो तो उनकी कर योग्य आय किस पायदान में समाविष्ट होगी? तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि मेहता की वार्षिक आय कितना है। ये है हमारे पास 4.5 लाख रुपया।
अब क्या बोला गया, उन्होंने अपनी आय में से छूट मिलने वाली मतलब 80C 80D और 80G ये इन्होंने कुछ नहीं किया है, तो आप इसे किस पायदान में रखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखते सारणी 1 में देखोगे कितना बताया था 4.5 लाख, तो 4.5 लाख कौन से पायदान में आता है, ये वाले पायदान में आएगा ना, इसमें आएगा ना। 2,50,000 एक से लेकर के 5 लाख के बीच में, तो यहाँ पे लिखेंगे 2,50,000 एक से लेकर के 5 लाख के बीच में हम लोग इसको रखेंगे। ये देखोगे ये बॉक्स थोड़ा आप लोग बड़ा बना लेना। अब क्या बोला गया, उन्हें कितनी राशि पर कितने प्रतिशत दर से कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखोगे ध्यान से, कर योग्य आय में से 2.5 लाख की राशि घटाने के पश्चात बची हुई राशि पर 5% देना है। तो इसकी टोटल इनकम कितनी थी, 4.5 लाख। इसमें से 2.5 लाख रुपया छूट मिला है, तो छूट वाली राशि को निकाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 लाख। तो 2 लाख पर 5% देना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे रुपया 2 लाख पर 5% की दर से देना पड़ेगा। उपकर कितनी रकम पर निर्धारित किया जाएगा, तो यहाँ पे देखोगे उपकर जो है कितनी रकम पे है, आयकर पे है, तो इसका आयकर पहले निकालना पड़ेगा। तो आयकर क्या हो जाएगा, 2 लाख का 5% इस तरीके से हो जाएगा। तो ये देखोगे ये 2 0 से कट गया, फिर 2000 में 5 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000 रुपया ना। यहाँ पे लिखेंगे 10,000 रुपया पर इसको देना पड़ेगा। इसी तरीके से हम लोग इनकम टैक्स निकालेंगे। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे ध्यान से देखोगे, यहाँ पे सारणी 2 दिया गया। सारणी 2 किसके लिए होती है, ज्येष्ठ नागरिक के लिए, जिसकी आयु 60 से 80 वर्ष के लिए होती है। कितना, 60 से 80 साल के बीच में जो व्यक्ति रहते हैं, ये उनके लिए है। ज्येष्ठ नागरिक की अगर इनकम 3 लाख रुपया तक है तो उनको एक भी टैक्स भरना नहीं पड़ेगा, मतलब ये कर मुक्त रहेंगे। अगर इनकी राशि 3 लाख से 1 रुपया भी ज्यादा होती है, मतलब 3 लाख 1 से लेकर के 5 लाख रुपए तक है, तो क्या करना पड़ेगा, कर योग्य आय में से 3 लाख की राशि घटाने के पश्चात बची हुई राशि पर। तो कहने का क्या मतलब है, इनकी जो इनकम होगी उसमें से 3 लाख रुपया माइनस करने के बाद में जो बची हुई राशि रहेगी उस पे कितना लगेगा, 5% लगेगा। और जो ये 5% की अमाउंट आएगी उस पे आयकर का 2% लगेगा और आयकर का 1% माध्यमिक एवं शिक्षा उपकर लग जाएगा। अगर 5 लाख के ऊपर और 10 लाख तक है, मतलब 5 लाख 1 से लेकर के 10 लाख रुपए तक का है, तो उसको तो 10,000 भरना ही भरना है। उसके बाद में कर योग्य आय में से 5 लाख की राशि घटाने के पश्चात बची हुई राशि पर, मतलब जितनी भी रहेगी उसमें से 5 लाख की राशि निकाल देंगे, घटा देंगे। उसके बाद जो राशि बची रहेगी उसके ऊपर कितना लगेगा, 20% लगेगा। और ये जो दोनों अमाउंट आएगा, टोटल आएगा, उसका 2% जो है शिक्षा उपकर के लिए और 1% माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर के लिए देना पड़ेगा। अगर इनकी इनकम 10 लाख से ज्यादा होती है तो इनको 1,10,000 रुपया तो देना ही देना है। साथ में जितनी भी इनकी इनकम रहेगी उसमें से 10 लाख की राशि घटाने के बाद में जो बची हुई राशि रहेगी उसके ऊपर कितना देना है, 30% देना है। और आयकर जितना भी आएगा उसका 2% जो है शिक्षा उपकर के लिए देना है और आयकर का 1% जो है माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर के लिए देना है। ये तो हो गए नियम। और क्या है, वार्षिक आय 50 लाख रुपयों से 1 करोड़ रुपयों के बीच होने वाले को आयकर का 10% सरचार्ज और वार्षिक उत्पन्न 1 करोड़ रुपयों से अधिक होने वाले को आयकर का 15% सरचार्ज देना पड़ता है। ये तो सारणी 1 में भी था, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पे देखोगे इस तरीके से यहाँ पे हमको इनकम टैक्स निकालना है। यहाँ पे एक एक चीजों को बारीकी से देखते हैं। देखोगे कृति में क्या बोला गया, सारणी 2 की सहायता से निम्नलिखित कृति पूर्ण कीजिए। उदाहरण क्या बोला गया है, पंडित की आयु 67 वर्ष है, मतलब 60 से 80 के बीच में है। पिछले साल उनकी वार्षिक आय 13,25,000 रुपए थी, तो उनकी कर योग्य आय कितनी होगी, उन्हें कितना आयकर भरना पड़ेगा। मतलब कर योग्य आय पहले निकालना है और उसके बाद में उनको कितना इनकम टैक्स आयकर भरना पड़ेगा, ये हमको यहाँ पे निकालना है। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि ये कितना है, 13,25,000 रुपया है। तो वो कहाँ पे आएगा, देखोगे 13,25,000 यहाँ पे हो जाएगा, 10 लाख से ज्यादा है ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 1,10,000 रुपया तो भरना ही पड़ेगा
और जितना भी इसकी इनकम रहेगी उसमें से 10 लाख माइनस करने पे जो राशि बची है उसका 30% देना पड़ेगा, और जो ये राशि आ जाएगी और उसका 2% जो है शिक्षा उपकर के लिए देना पड़ेगा और 1% माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर के लिए देना पड़ेगा। यहाँ पे देखोगे इसने भी वैसे किया है, 13,25,000 में से 10 लाख रुपया माइनस कर दिया, मतलब ये कर योग्य आय हो गया उसका 3,25,000 रुपए पे 30% देना पड़ेगा। इसी तरीके से आएगा ना, देखोगे 10 लाख माइनस करने के बाद में 1,10,000 रुपए तो देना ही देना है उसको, और 3,25,000 पे 30% देना पड़ेगा। वही चीज यहाँ पे भी लिखा है, उन्हें सारणी के अनुसार 1,10,000 रुपए कर देना पड़ेगा। इसके अलावा 3,25,000 रुपयों पर 30% अर्थात 3,25,000 का 30% ये आ गया। अब यहाँ पे देखोगे ये वाला जीरो इससे कट गया और ये वाला जीरो इससे कट गया, इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे देखो ये 2 जीरो है ना, तो यहाँ पे 2 जीरो पहले लिख लो। अब यहाँ पे 3 का पारा पढ़ो, 3 5 15, 15 का 5 हासिल 1, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, उसके बाद में 3 त्रिका 9, ये कितना हो गया 97,500। ये 97,500 किसका आया है, 3,25,000 का 30%। तो आयकर की राशि क्या हो जाएगी, उसको 1,10,000 रुपया भी देना है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे उसको कितना देना है, 1,10,000 रुपया ये देना है, और उसके बाद में 97,500 देना है, तो ये हो जाएगा 97,500। अब इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2,07,500, इस तरीके से आ जाएगा। अब देखोगे 2% शिक्षा उपकर लग रहा है और 1% माध्यमिक एवं शिक्षा उपकर लग रहा है, तो हम लोग यहाँ पे इसको निकालते हैं। तो यहाँ पे देखोगे 2,07,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 2,07,500 का 2% निकालना है। तो देखोगे ये 2 जीरो से कट गया। अब यहाँ पे इसका गुणा कर दो, 2075 में 2 का गुणा करोगे तो देखोगे 2 पंचे 10 हासिल 1, 2 सते 14, 1 15 हासिल 1, 2 जीरो जा जीरो और हासिल 1 और 2 दूनी 4, मतलब ये कितना हो गया 4,150 रुपया शिक्षा उपकर लग जाएगा। और वही चीज है 2,07,500 का 1% जो है वो क्या लग रहा है, माध्यमिक एवं शिक्षा उपकर लग रहा है। तो देखोगे ये 2 जीरो से कट जाएगा, ये हो जाएगा 2,075 रुपया। तो कहने का क्या मतलब है, 2,07,500, 4,150 और 2,075 रुपया, ये तीनों अमाउंट यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे। देखोगे लिखा हुआ है, इसलिए कुल आयकर बराबर आयकर, आयकर कितना आया है 2,07,500, ये लिखेंगे 2,07,500। उसके बाद में शिक्षा उपकर कितना है 4,150 और माध्यमिक एवं शिक्षा कर कितना है 2,075 है, इस तरीके से है। अब यहाँ पे इसका टोटल कर देंगे तो ये आ जाएगा 2,13,725। तो आप लोग इसको टोटल करके देख लीजिएगा। अब सारणी 3 वाला देखते हैं। सारणी 3 किसके लिए है, वरिष्ठ नागरिक या आयु वर्ष 80 वर्ष से अधिक, जिसकी उम्र 80 वर्ष से ज्यादा है उसके लिए क्या नियम है, उसके लिए 5 लाख रुपए तक अगर उसकी इनकम है तो उसको इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। 5 लाख से अगर 1 रुपया भी ज्यादा होता है, मतलब 5 लाख 1 रुपए से लेकर के 10 लाख के बीच में है, तो कर योग्य आय में से 5 लाख की राशि घटाने के पश्चात बची हुई राशि पर उसको 20% कर देना पड़ेगा। और जितना भी 20% कर आ जाएगा उसका 2% जो है शिक्षा उपकर के लिए देना पड़ेगा और उसका 1% जो है माध्यमिक एवं शिक्षा उपकर के लिए देना पड़ेगा। ये सब तो सेम ही रहता है। और अगर उसकी इनकम 10 लाख से ज्यादा होती है तो उसे क्या करना पड़ेगा, 1 लाख रुपया सबसे पहले देना पड़ेगा। उसके बाद में कर योग्य आय में से 10 लाख की राशि घटाने के पश्चात बची हुई राशि पर 30% देना पड़ेगा। तो कहने का क्या मतलब है, 10 लाख के अगर ऊपर उसकी आय है तो उसमें से 10 लाख माइनस करने के बाद में उसका 30% देना पड़ेगा। और जो ये दोनों का अमाउंट आएगा वो आयकर का 2% जो है शिक्षा उपकर के लिए और उसका 1% जो है माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर के लिए। और ये तो सेम है, वार्षिक उत्पन्न 50 लाख रुपयों से 1 करोड़ रुपयों के बीच होने वाले को आयकर का 10% सरचार्ज और वार्षिक उत्पन्न 1 करोड़ रुपयों से अधिक होने वाले को आयकर का 15% सरचार्ज देना पड़ेगा। अब यहाँ पे उपक्रम में क्या दिया गया है, एटीसी, एटीजी, एटीडी इन अधिनियमों की जानकारी ले। मतलब जो एटीसी, एटीजी, एटीडी है आपको यहाँ पे थोड़ा ही बहुत बताया गया। आप लोग इसको नेट के द्वारा बहुत सारी चीजें इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पैन कार्ड देखे, जैसा मैंने अभी ऊपर बताया, उस पर लिखित जानकारी को लेकर के टिप्पणी लिखिए।
नगद रहित या कैशलेस व्यवहार के लिए उपयोग में आने वाले साधनों की जानकारी लीजिए। जैसे यूपीआई है, उसके बाद में गूगल पे है। तो ये सारी जो चीजें हैं इसके बारे में भी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। उपरोक्त सारणियों और व्यक्तियों को प्राप्त विविध प्रकार के छूटों का उपयोग करके आयकर की गणना किस प्रकार की जाती है, यह निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा समझेंगे। अब हम लोग यहाँ पे उदाहरण देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखोगे, ये पहले उदाहरण में क्या दिया गया है, श्री मात्रे जी की आयु 50 वर्ष है, मतलब ये सारणी 1 वाला हो गया ना, उसमें 18 से 60 वर्ष के बीच में था। उनकी कुल वार्षिक आय 12 लाख रुपए है। उन्होंने निम्नलिखित में से निवेश किया है। सबसे पहले बीमा की किस्त में 90,000, भविष्य निर्वाह निधि निवेश में 25,000, सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधि में 15,000 और राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र योजना में 20,000 रुपए इन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पे देखोगे ये जो 4 चीजों में इन्होंने इन्वेस्ट किया है ना, ये जो पैसा है इसके ऊपर कोई भी टैक्स लगने वाला नहीं है। तो यहाँ पे देखोगे इसे आयकर के लिए मान्य होने वाली कटौती, कर योग्य आय और आयकर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या है, देखोगे ये 12 लाख रुपए है ना, तो 12 लाख रुपए में से इनका जितना भी टोटल होता है उसको हम लोग माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो यहाँ पे समझते हैं इसके हल में क्या दिया गया। सबसे पहले हमको ये लिखना पड़ेगा कि कुल वार्षिक आय 12 लाख रुपया है, ये तो दिया गया है। अब 80C के अनुसार देखोगे बीमा की किस्त, भविष्य निर्वाह निधि, सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधि, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, ये 1.5 लाख है। तो हमको पता है कि 1.5 लाख रुपए तक का छूट मिलता ही मिलता है। अब यहाँ पे नियम 80C के अनुसार आयकर के लिए अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपए की कटौती को मान्य होती है। तो क्या करेंगे, 12 लाख में से 1.5 लाख रुपए को माइनस कर देंगे। जो बची हुई राशि रहेगी उसके ऊपर इनकम टैक्स लगता है। यहाँ पे देखोगे सबसे पहले क्या निकाला, कर योग्य आय, मतलब एक की राशि का मतलब क्या हो गया, जो उसकी मेन आय है उसमें से 80C वाला कॉलम माइनस करना है। तो यहाँ पे देखोगे 12 लाख मेन आय थी, उसमें से 1.5 लाख माइनस कर दिया, ये कितना आ गया, 10,50,000 रुपया। अब यहाँ पे चेक करते सारणी 1 में, ये 18 से 60 साल के लिए है। यहाँ पे देखोगे कितना अमाउंट था हमारा, 10,50,000 रुपया। तो कौन सा टेबल लगेगा, ये वाला लगेगा ना। 10 लाख से ज्यादा है तो इसको क्या भरना पड़ेगा, 1,12,500 रुपया ये भरना पड़ेगा। उसके बाद में जितना भी ज्यादा दिया गया उसमें से 10 लाख रुपया माइनस करने के बाद में उसका 30% लगाना पड़ेगा। और 2% जो है वो शिक्षा उपकर के लिए और 1% जो है माध्यमिक एवं शिक्षा उपकर के लिए। यहाँ पे देखेंगे क्या बोला गया, श्री मात्रे द्वारा भरी जाने वाली आयकर की गणना सारणी 1 की सहायता से करते हैं। क्यों? क्योंकि मात्रे जी का जो वर्ष है वो कितना, 50 वर्ष के हैं। श्री मात्रे की कर योग्य आय 10,50,000 रुपया अर्थात 10 लाख से अधिक है, तो उनको कितना भरना पड़ेगा, 1,12,500 ये भरना पड़ेगा। और जो बची हुई राशि रहेगी, मतलब इसमें से 10 लाख रुपया माइनस करने के बाद में कितना बचेगा, 50,000। 50,000 रुपए का 30% लगाना पड़ेगा। यहाँ पे देखोगे वही चीज दिया गया, 10,50,000 में से 10 लाख माइनस किया, 50,000 आ गया। तो उसका इनकम टैक्स कितना भरना पड़ेगा, 1,12,500 ये भरना ही पड़ेगा, 30% भरना पड़ेगा। 1,0 से कट गया, ये वाला 0 इससे कट गया। 5,000 में 3 का गुणा किया तो कितना हो गया, 15,000। अब 1,12,500 में 15,000 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1,27,500। तो ये आ गया हमारा इनकम टैक्स। अब यहाँ पे इसके अतिरिक्त हमको क्या क्या भरना पड़ता है, 2% शिक्षा उपकर और 1% माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर भरना पड़ता है। यहाँ पे शिक्षा उपकर निकालते हैं, 1,27,500 का 2%, तो ये 20 ये 20 से कट जाएगा, इसमें गुणा करोगे 2 का तो आ जाएगा 2,550 रुपया। और माध्यमिक एवं शिक्षा उपकर क्या हो जाएगा, 1,27,500 का 1%, तो ये 20 से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1,275 रुपया। तो टोटल इनकम कितना हो जाएगा, कुल आयकर कितना हो जाएगा, 1,27,500, 2,550 और 1,275, तीनों का टोटल करेंगे तो 1,31,325 रुपया उसको भरना पड़ेगा। तो श्री मात्रे द्वारा दिया जाने वाला कुल आयकर कितना हो जाएगा, 1,31,325 रुपए। उदाहरण नंबर 2 में क्या दिया गया, अहमद भाई एक ज्येष्ठ नागरिक है जिनकी आयु 62 वर्ष है। देखोगे 62 वर्ष है ना, तो 60 साल से 80 साल के बीच में सारणी नंबर 2 है। वे एक कंपनी में नौकरी करते हैं। उनकी कुल वार्षिक आय 6,20,000 रुपए है। उन्होंने सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधि में 1 लाख रुपए का निवेश किया है। इसी प्रकार बीमा की वार्षिक किस्त 80,000 रुपए का निवेश किया है और मुख्यमंत्री सहायता कोष में 10,000 रुपया दी है। तो अहमद भाई ने कितना आयकर अदा किया, यहाँ पे अहमद भाई का निकालना है। तो सबसे पहले देखोगे इसके हल में समझते हैं।
कुल वार्षिक आय 6,20,000 है। 80C के अनुसार उन्होंने कितना टोटल किया है, 1,80,000 रुपया खर्च किया है ना। कौन कौन सा, सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधि 1 लाख और यहाँ पे बीमा पे। 80C के अनुसार अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है, ये तो हमको पता है। तो यहाँ पे देखो 1,80,000 भले किया गया है। जो तीसरा वाला है, मुख्यमंत्री सहायता कोष को दी गई राशि 80G के अनुसार आता है, ये 10,000 रुपया है जो यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे क्या करेंगे, देखोगे कर योग्य आय में 6,20,000 रुपए में से जो 80C का है 1.5 लाख और 80G का 10,000, ये हो गया 1,60,000। अब 6,20,000 में से 1,60,000 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4,60,000 रुपया। ये क्या हो गया, कर योग्य आय। तो इनको कितने रुपए पे इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, 4,60,000 रुपए पे। यहाँ पे सारणी नंबर 2 में देखते हैं। सारणी नंबर 2 ये है, 4,60,000 कहाँ पे आएगा, देखोगे ये वाले कॉलम में आएगा ना, इसमें आएगा। तो यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, कर योग्य आय में से 3 लाख की राशि घटाने के पश्चात बची हुई राशि पर 5% देना है। मतलब 4,60,000 था ना, उसमें से 3 लाख रुपए माइनस कर देंगे तो जितना बचेगा उसका 5% देना पड़ेगा। और जो ये निकलेगा उसका 2% शिक्षा उपकर के लिए और 1% माध्यमिक एवं शिक्षा उपकर के लिए। तो देखोगे सारणी 2 के अनुसार कर योग्य आय में 3 लाख से 5 लाख रुपए तक का मर्यादित है। तो आयकर कितना हो जाएगा, कर योग्य आय में से 3 लाख रुपया को माइनस करके उसका 5% निकालेंगे तो इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,60,000 हो जाएगा। 1,60,000 का 5% निकालना पड़ेगा। तो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से कट गया। अभी देखोगे ये जो 2 जीरो है ये आ गया और यहाँ पे बचा 16,85, मतलब ये 8,000 रुपया आ गया कि उसको टैक्स देना पड़ेगा। फिर शिक्षा उपकर या आयकर पर अदा किया जाता है, इसलिए शिक्षा उपकर क्या हो जाएगा, 8,000 का 2%। 8,000 का 2% निकालेंगे तो ये देखोगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 80 दूनी 60, ये 160 रुपया। और माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर कितना हो जाएगा, 8,000 का 1%, तो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से कट गया, 80 एकम 80। ये वाली अमाउंट 80 रुपया और 160 रुपया और 8,000 रुपया, ये क्या हो जाएगा, कुल आयकर हो जाएगा 8,000, 160 और 80। इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8,240 रुपया। इसलिए अहमद बाई ने कुल 8,240 रुपए आयकर अदा किया। अब अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 3 में क्या दिया गया, श्रीमती हिंदुजा की आयु 50 वर्ष है, उनकी कर योग्य आय 16,30,000 रुपए है, तो उन्हें कुल कितना आयकर अदा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि कितना दिया गया वर्ष, 50 वर्ष दिया गया। तो ये किस में बैठेगा, सारणी 1 में बैठेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सारणी 1 देखेंगे। अब यहाँ पे देखोगे 16,30,000 रुपया है, तो 16,30,000 कहाँ पे आ जाएगा, देखोगे 10 लाख से अधिक वाले में आ जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, उसको 1,12,500 रुपया तो देना ही है, प्लस 10 लाख से जितना ज्यादा है उसमें से 10 लाख माइनस करने के बाद में जो राशि बची हुई होगी उस पे 30% उसको इनकम टैक्स देना है। और जो ये दोनों का टोटल आएगा उसका 2% शिक्षा उपकर के लिए और 1% माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर के लिए देना पड़ेगा। तो इसके हल में कैसे आएगा, श्रीमती हिंदुजा की कर योग्य आय 10 लाख से अधिक वाले पायदान में है। अब हम सारणी 1 की सहायता से उनके आयकर राशि की गणना करते हैं। सारणी 1 के अनुसार 10 लाख से अधिक आय के लिए आयकर के रूप में 1,12,500 रुपया देना पड़ता है। और उसके बाद में जितनी भी इनकम रहेगी उसमें से 10 लाख घटाने के बाद की जो राशि रहेगी उसके ऊपर 30% देना पड़ता है। तो श्रीमती हिंदुजा की आय माइनस 10 लाख हो जाएगा। तो 16,30,000 में से 10 लाख माइनस करेंगे, 6,30,000 पे 30% देना पड़ेगा हमको, मतलब 30/100 देना पड़ेगा। तो सारणी 1 से आयकर कितना हो जाएगा, 1,12,500 धन 6,30,000 गुणे 30%, तो ये हो जाएगा 30/100। तो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से कट गया, तो कितना आ जाएगा 6,300 गुणे 30। यहाँ पे 30 गुणे 6,300 लिखेंगे और यहाँ पे 1,12,500 वैसे का वैसे रहेगा। अब इसका गुणा करते देखोगे यहाँ पे 1 जीरो है, यहाँ पे 2 जीरो है, ये 3 जीरो हो गया और ये 3 त्रिका 9, 3 छंग 18, मतलब 1,89,000 हो गया। अब 1,12,500 और 1,89,000 को ऐड करेंगे तो 3,01,500 रुपया, ये तो इनकम टैक्स हो गई। अब हमको शिक्षा उपकर निकालना है। तो यहाँ पे देखोगे उस पर 1% माध्यमिक एवं शिक्षा उपकर निकाला, 1/100 गुणे 3,01,500, तो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से कट गया, तो यह आ जाएगा 3,015 रुपया। और 2% शिक्षा उपकर निकालना है, यहाँ पे लिखेंगे 2% गुणे 3,01,500,
ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से कट गया। अब 3015 में 2 का गुणा करेंगे तो 6030 आ जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा 6030, 3015 और आयकर कितना आया था 3,01,500। तो टोटल आयकर कितना हो जाएगा, टोटल इनकम टैक्स कितना हो जाएगा 3,01,500 धन 3015 धन 6030। ये तीनों को टोटल करेंगे तो आ जाएगा 3,10,545 रुपया। इसलिए श्रीमती हिंदुजा को लगने वाला कुल आयकर 3,10,545 रुपए है। दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 6.2 का बेसिक पार्ट कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 6.2 का बेसिक पार्ट मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।